लॉर्ड वेलेजली ने क्या करा था कि जो देशी रियासतें हैं उनको हड़पने के लिए धीरे धीरे इन्होंने मतलब बहुत सारी रियासतों को हरा दिया था और जीत लिया था, अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद इसने एक नीति अपनाई थी लॉर्ड वेलेजली ने। इसने क्या करा था कि अगर जिस राजा की कोई संतान नहीं है, जिस राजा की कोई संतान नहीं है तो उसको ये अपने कब्जे में ले रहे थे रियासतों। बदले में अगर वो राजा किसी को गोद लेता है, गोद लेना जानते हो ना, तो वो उसको इसने बंद कर दिया कि कोई भी राजा किसी बच्चे को गोद नहीं लेगा, कोई भी राजा किसी बच्चे को गोद नहीं लेगा। मतलब ये गोद लेने की प्रथा पर इन्होंने रोक लगा दी थी अंग्रेजों ने। अब ऐसे ही सिचुएशन कहीं आती है, अपन आगे पढ़ेंगे कहां पर आई थी। इतने कॉल आ रहे, कौन क्या आया था, क्या पूछ रहे, बात बोले खाना खाया वैसे बाबू क्लास में है, यहाँ आने के बाद तुम्हारे कॉल आते, बोल के तो नहीं आते, मैं क्लास में उस टाइम फोन कर लूँ। कितनी बार बोला था मोबाइल क्लास में चलाओ या फिर इसको शट डाउन करो, समझ में नहीं आता तुम्हारे। अब ये लॉर्ड वेलेजली माथे आ जाएगा। अब देखो ये लॉर्ड वेलेजली ने क्या करा, गोद लेने की प्रथा पर इन्होंने रोक लगा दी कि कोई गोद नहीं लेगा। ऐसा आप पढ़ेंगे थोड़ी देर में, झांसी के साथ ऐसा हुआ था। झांसी के जो महाराज थे उनकी कोई संतान नहीं थी राव गंगाधर के। उसके बाद क्या होता है कि जो ये कौन महाराज, चलो कोई ना जाने दो, फिर वो जो लक्ष्मीबाई है वो बच्चे को गोद लेती है, ठीक है, अपन उसको आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर ये एक इसने अपनाई थी सहायक संधि, सहायक संधि यूं कह सकते हैं इसको हड़प नीति एक तरह से, हड़प नीति। हड़प नीति का मतलब है कि देशी रियासतों को ये लोग क्या कर रहे थे, हड़प रहे थे, अपने अधीन कर रहे थे। सहायक संधि इन्होंने बनाई थी लॉर्ड वेलेजली ने। इसके कुछ प्रावधान थे। प्रावधान ये थे कि राजा को अपनी सेना खत्म करनी पड़ेगी, राजा को अपनी सेना खत्म करनी पड़ेगी, एक प्रावधान समझना, सेना को खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, अगर वो राजा किसी भी दूसरे राजा से न तो युद्ध करेगा बिना अंग्रेजों की अनुमति के बिना, और न ही कोई संधि करेगा, कोई भी राजा कोई भी संधि नहीं करेगा। इसके अलावा इसने क्या करा था कि कोई भी राजा किसी दूसरे राजा से क्या नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा। इसके अलावा राज्य में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखना पड़ेगा, राज्य में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखना पड़ेगा, और इस रेजिमेंट का खर्चा यानी कि इसकी तनख्वाह, इसके रहने का खर्चा सारा वो राज्य वहन करेगा। इसका जो टोटल खर्चा है वो कौन वहन करेगा, राज्य वहन करेगा। ये भी था। अब यहां पर इसके अलावा अगर राजा को कुछ भी करना है, युद्ध करना है, संधि करना है या कोई भी निर्णय लेना है, तो उस रेजिमेंट की अनुमति के बिना निर्णय नहीं लेगा, रेजिमेंट की अनुमति के बिना निर्णय नहीं लेगा। अब मुझे बताओ इन सब को देखकर आपको क्या लग रहा, वो राजा राजा रहा क्या उसको एक तो सेना खत्म करना पड़ेगा, किसी राज्य से संधि और युद्ध नहीं कर सकता, अगर उसको युद्ध करना भी है या कुछ करना तो पहले उस रेजिमेंट रहेगा उसके राज्य में एक अंग्रेजों का भेजा हुआ, उससे पूछना पड़ेगा क्यों भाई युद्ध करे क्या, उसने कह दिया नहीं करना तो नहीं करना। कोई भी निर्णय लेना उससे पहले रेजिमेंट से पूछना। हम पुराने, मैंने आपको बताया था कि अगर आप पुराना कोई सीरियल देखोगे जैसे झांसी की रानी वगैरह, तो उसमें आपको देखेगा एक अंग्रेज खड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब वो अंग्रेज रेजिमेंट व्यवस्था इन्होंने करी थी, किसने करी थी, लॉर्ड वेलेजली। अब इनका ये था कि अब इसमें इन सब के बदले में अंग्रेजों ने कहा था कि हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देते हैं, अगर तुम इस संधि को अपना लोगे तो क्या होगा, हम तुम्हारे राज्य पर किसी को आक्रमण नहीं करने देंगे, हम तुम्हें बचाएंगे। तो बहुत सारे राजाओं ने तो इसको मान लिया था,
उनको लगा कि ठीक है, ये सुरक्षा की गारंटी ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई राजा हराएगा नहीं। तो बहुत सारे राजा तो यूं मान गए थे, लेकिन कुछ जो थे बड़े बड़े वो नहीं मान रहे थे। उनको लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ जोर हो रहा। तो कुछ राजा नहीं माने थे, जैसे अवध नहीं माना था, बड़ी बड़ी रियासत थी, वो नहीं माना था। तो अवध नहीं माना था, तो एक बार क्या हुआ, अवध को लेकर अवध का नवाब मानने के लिए तैयार नहीं था, संधि को उसने नहीं माना। तो ये लॉर्ड वेलेजरी और डहलोजी एक बार बैठे थे, हो सकता है ये किसी पर्सनल मीटिंग के लिए बैठे। एक तरफ बैठा लॉर्ड वेलेजरी, दूसरी तरफ बैठा लॉर्ड डहलोजी। दोनों बैठे बैठे क्या पी रहे थे, शराब। इनकी पीने की तो सबसे बढ़िया चीज इनकी वही थी, चेस करने वाली चीज। तो यहां पर ये बात कर रहे, लॉर्ड वेलेजरी कह रहा कि भाई अवध का क्या करें, अवध रियासत पर हम कब्जा कैसे करें। तो इसने कहा, लॉर्ड डहलोजी ने कहा कि ये तू मुझे बता कि इस ग्लास में जो दारू है, जो भी है, ये कहां जाएगी। उसने कहा ये अपने ही पेट में जाएगी। तो उसने कहा कि ये जो अवध रियासत है ये इस शराब की तरह है, एक दिन हमारे ही पेट में आना है, समझना। इसने क्या कहा था कि ये ग्लास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इसने कहा था लॉर्ड डहलोजी ने। किसके बारे में कहा था, अवध रियासत के बारे में कहा था कि यह ग्लास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। फिर इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया, इस राजा के ऊपर जबरन, और ये सहायक संधि थोप दी। और जैसे जैसे इसको यहाँ से सत्ता से निष्कासित कर दिया और इसके ऊपर उन्होंने अधिकार आखिर कर ही लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये अंग्रेज पूरी तरह से भारत को अपना गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हड़प रहे हैं। तो ये सहायक संधि है। प्रश्न आएगा सहायक संधि क्या थी। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजरी के द्वारा बनाई गई संधि थी, जिसके अंतर्गत भारतीय राजा को अपनी सेना खत्म करनी पड़ेगी। दूसरा, अपने राज्य में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखना पड़ेगा। अंग्रेज रेजिमेंट से जो उसका रहन सहन या उसका खर्चा, उसकी तनख्वाह सब राज्य वहन करेगा। इसके अलावा राजा जब भी कोई युद्ध और संधि अगर उसको करना है तो पहले उस अंग्रेज रेजिमेंट से अनुमति लेगा। ये सहायक संधि के प्रावधान के बदले में अंग्रेजों ने, जिन राजाओं ने इस संधि को अपनाया, उनको ये आश्वासन दिया था कि अगर बाहरी कोई आक्रमण होता है तो उससे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। समझ में आ गई। एक प्रश्न ये भी आएगा आपके, मैं आपको 1857 की क्रांति ला रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारत को गुलाम बनाया था, किस तरह से लोगों का अत्याचार या शोषण करा था। तो पूरे पाठ में इसमें 2-3 प्रश्न हैं। एक तो ये बन गया सहायक संधि, दूसरा ये है किसने कहा था कि ये ग्लास पर एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। लॉर्ड डहलोजी। ये ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में आएगा, ठीक है। ये प्रश्न भी बड़ा आ सकता है, इस पर मैं लिखूंगा आगे, लेकिन ये प्रश्न बनता है कि किसने कहा था कि ये ग्लास पर एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। लॉर्ड डहलोजी ने कहा था। ये आप उत्तर में मत लिखना कि ये ऐसे टेबल पर बैठे थे तो दारू पी रहे थे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। आप उत्तर में लिख देना है कि एक शाम दोनों टेबल पे बैठे थे, दोनों के हाथ में गिलास थे दारू के। जब लॉर्ड वेलेजरी ने कहा कि भाई इसका क्या करें, तो उसने कहा था कि ये दारू तेरे पेट में आएगी। ऐसा कुछ नहीं लिखना, मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, ठीक है। अब देखो यहां से ये धीरे धीरे भारत को गुलाम बना रहे हैं, तो बनाने के साथ ही साथ भारत के लोगों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है। 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण हैं। हम उन कारणों की बात करते हैं। हम आर्थिक कारण की बात करें। आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण यह था कि अंग्रेजों ने इन लोगों के ऊपर लगा रखा था टैक्स, या फिर इसको कह सकते हैं लगान। ये जो टैक्स इन्होंने लगा रखा था, इसको वो वसूल भी करते थे, तो हिंसात्मक तरीके से वसूल करते थे। जबरदस्ती अगर कोई टैक्स नहीं दे पा रहा, उसकी जमीन को नीलाम कर दिया, फिर या उसको कोर्ट में बेच दिया, फिर उसको घसीटे जरा अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर, या फिर गाड़ी के आगे दौड़ाया जा रहा, इस तरह से टैक्स वसूल करते थे। ये सब आर्थिक कारण है उसका। एक तो ये कारण लोग दुखी हो गए,
और मरता क्या नहीं करता, अंत में जब ज्यादा परेशान होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, फिर वो जैसा भी है अटैक करेगा। एक आप बिल्कुल मरा मराया कुत्ता भी बैठा हो रोड पर, जो बिल्कुल अंतिम सांस ले रहा हो, उसके भी अगर पास जाओगे ना तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए आपके ऊपर अटैक करेगा। तो ऐसा है, अब मनुष्य थे वो तो अटैक तो करेंगे। एक तो ये कारण है, एक कारण है धार्मिक। धार्मिक कारण ये है कि इन्होंने क्या करा था, अंग्रेजों ने भारत में ईसाई लोगों को धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी थी। ईसाई लोगों को कि भाई तुम यहाँ आके धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो उस कारण ईसाई जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, उनके धर्म का प्रचार तो कर रहे थे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो भारत के हिंदू धर्म की निंदा कर रहे थे। तो भाई तुम्हारे भगवान ऐसे हैं, तुम्हारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, हमारा भगवान ऐसा है। तो लोग यहाँ पर धीरे धीरे उनके धर्म को मानने लग गए थे। फिर ऐसे उन्होंने कुछ छूट दे दी थी उनके धर्म में, अगर हमारे धर्म में आओगे तो तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं देने लग गए थे वो। इसलिए बहुत सारे लोग ईसाई बनने लगे थे। तो जहां के लोगों को लगा कि यार ये हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे, तो हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो ये लोगों के मन में धीरे धीरे क्या हो रहा, बूंद बूंद करके क्रोध उत्पन्न हो रहा है ना। ऐसा ही होता है, जब भी कोई व्यक्ति प्रतिरोध करता है तो पहली गलती पर नहीं करेगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब उसके सब्र का बांध टूट जाएगा तो फिर वो विरोध करेगा। तो यहाँ पर भी यही है। तो धार्मिक कारण क्या हुआ था कि लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था, साथ ही साथ उनके धर्म का प्रचार कर रहे, हमारे धर्म की निंदा कर रहे। तो एक ये कारण हुआ, ये हो गया धार्मिक कारण। उसी प्रकार राजनीतिक कारण, उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो भी तगड़ी थी। धार्मिक में और भी आएगा, उनको लगता था अंग्रेजों को कि ये भारतीय लोग धर्म को बहुत मानते हैं और धर्म को कैसे भी करके अगर इनका धर्म नष्ट करो। अब नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से हथकंडे अपना लिए, जैसे भी नष्ट हो। तो धर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक नई बंदूक लेकर आए वो, जिस बंदूक का नाम है एनफील्ड राइफल। जोरदार बंदूक लेके आए वो, एनफील्ड राइफल। इस बंदूक में जो कारतूस डलता, उस कारतूस को उस नमी से बचाने के लिए उसके ऊपर एक परत होती थी। जो कारतूस उसमें डलता उसके ऊपर एक परत होती थी हल्की सी। वो परत गाय सुअर की चर्बी की बनाने लग गए। अब इसका उनका रीजन ये था कि गाय की चर्बी से हिंदू लोगों का धर्म नष्ट होता है, क्योंकि वो इसको पवित्र मानते हैं, और चर्बी से, उससे सुअर की चर्बी से मुस्लिम लोगों का धर्म नष्ट होता है, क्योंकि वो उसको नीच मानते थे, पवित्र नहीं मानते, नीच मानते, उनको वो सबसे बुरा मानते। तो इस वजह से दोनों लोगों का धर्म नष्ट करना, ये उन्होंने ये हथकंडा अपनाया। कुछ जो सैनिकों के लिए खाना बनता था, उस खाने में गाय की हड्डियों को पीसकर आटे में मिलाते थे ताकि इनका धर्म नष्ट हो। उनको किसी ने सिखा दिया होगा कि ऐसा करो, ये लोग ऐसे, तो उनने अपने तरीके अपनाए। इस तरीके से ये कारण हुआ। एक कारण है सैन्य कारण। सैन्य कारण में आता है कि उनका अंग्रेजों का उधर दूसरी तरफ युद्ध चल रहा था। अब उस युद्ध में उनके जब सैनिक मर रहे थे, सैनिक की कमी पड़ रही, तो भारत के सैनिक ले जा रहे थे। दूसरा ये कि भारत के जितने भी सैनिक थे उनको उन्होंने निम्न पोस्ट दे रखी थी, बड़ी पोस्ट, ऑर्डर वाली पोस्ट वो उनके अंग्रेजों को देते थे, जो भी अधिक बड़ा अधिकारी, और भारतीयों को एक लो लेवल की पोस्ट देते थे, बस काम से मतलब था उनको। तो एक तो ये कारण है कि वो पहले ही उनको छोटी पोस्ट दे रखी। दूसरा कारण कि उनको वहां विदेश भेजा जा रहा। तो ऐसा है कि उस समय सैन्य जो हमारे भारत में समुद्री यात्रा अशुभ मानते थे लोग, तो सेना में उस समय भारत में समुद्री यात्रा को अपवित्र मानते थे कि जो अपवित्र लोग होते वो समुद्री यात्रा करते। तो सेनाओं में ये पता चला कि समुद्री मार्ग से तुम्हें विदेश ले जाएगा, तो ये सेना भी उससे हताश हो गई, निराशा हो गई। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं। ये सब कारण क्या है, 1857 की क्रांति को अंजाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक कारण में आपको वो बताना है, लगान वसूल करने का
धार्मिक कारण में आपको ये बताना, एक तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, हिंदू धर्म की निंदा करना, दूसरे में भारतीय धर्म का उन्होंने उल्लंघन करा, करा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का धर्म नष्ट करने के लिए उन्होंने कारतूस के ऊपर गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से 1857 की क्रांति उत्पन्न होगी। तो ये कारण मैं आपको लिखवा दूं, हमें 1857 की क्रांति के कारण है, ठीक है। की क्रांति में बहुत सारी छावनियां हमारे। अब यहां पर देखो, यहां पर एक छावनी है जिसका नाम है बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। अब बैरकपुर छावनी का उस समय जो लीडर था, कैप्टन इन भारतीय सैनिकों के ऊपर, वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे नाम से पता चल रहा पंडित जी, पंडित जी। अब क्या हुआ कि मंगल पांडे, इनके पास जब ये कहीं जा रहे थे, इनके पास खबर आई उड़ती उड़ती कि पंडित जी आप यूं तो बड़े पंडित बन के घूमते हो और वहां तो सब कुछ चल रहा तुम्हारे। तो इन्होंने कहा यार ऐसा क्या चल रहा, मेरे तो कुछ नहीं चल रहा। उन्होंने कहा बनाओ मत, सही सही बताओ सब चल रहा है चल रहा। तो पंडित जी ने अनदेखा कर लिया, चलो कहता होगा जाने दो। फिर पंडित जी अपनी सेनाओं की टुकड़ी के लिए जब पहले वो कहीं से निकलते थे तो एक मंदिर में रुकते थे, जहां पर उनको पानी वानी पीना होता तो पानी पीने के लिए रुकते थे। तो रोज की तरह वो जा रहे थे, पंडित जी को बोला कि पानी पिला दो, तो पंडित जी ने भी मना कर दिया कि तुम लोगों को पानी नहीं पिलाऊंगा आज के बाद। उन्होंने पूछा यार ये क्या दिक्कत हुई, रोज तो पिला रहे, आज क्या दिक्कत हुई कि तुम वहां पर गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस यूज कर रहे हैं। पंडित जी का दिमाग घुसता यार तुम क्या कह रहे हो, ठीक है। तो फिर इनको पता चल गया फाइनली मंगल पांडे को कि हम जो कारतूस यूज कर रहे हैं वो गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई, इसमें बता दिया लोगों ने इनको। तो पंडित जी अपने छावनी में आए और यहाँ के सैनिकों को इकट्ठा किया, सब इधर आओ गुड न्यूज लेके आया मैं तुम्हारे लिए। सब आ गए और ये उनको बता रहे हैं कि हम जो कारतूस यूज कर रहे हैं इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। सब सुन रहे हैं। अब बात कर रहे थे सब भारतीय सैनिक। उस समय दो अंग्रेज वहां पर आ जाते हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है अबाब, एक का नाम है हसन। दोनों आ गए, दोनों आके पूछ रहे उस भाई क्या चल रहा है यहाँ। उन्होंने सुन लिया कि कुछ ना कुछ मंसूबा चल रहा है इनका। तो फिर पंडित जी गुस्से में थे, तो इन्होंने कहा कि भाई चल तो कुछ नहीं रहा, ये कारतूस ही चल रहा है आजकल और तो कुछ नहीं चल रहा। तो इन्होंने कुछ बोला कि तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ। इन्होंने बताया कि मैं क्या करता हूँ, एक कारतूस छिला, बंदूक में डाला और अबाब को ठोक दिया। अब इसमें ये था, एक और रह गया, इसने भी कोशिश करी कि भाई मैं इनको पकड़ूं। तब इस बंदूक के यहाँ पर एक लोहे की छुरी रहती थी, इतनी इसकी लंबी, कभी कहीं कुछ वो पड़ जाए काम खोदने का। गदर मूवी देखना, गदर मूवी में वो ठोकते हैं, देखिए गदर मूवी, वही ऐसे छुरी निकाली और इसको भी निपटा दिया, दोनों को यहीं से निपटा दिया मंगल पांडे को। उसके बाद इसको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया। यहाँ से कुल मिला के थोड़ी सी लोग एक्टिव हुए हैं, जागरूक हो गए हैं। क्रांति की शुरुआत लगभग यहाँ से स्टार्ट हुई है, लोग बोलने लगे, आवाज उठाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, 8 अप्रैल तो इनको बंदी बना लिया। उसके बाद इनको 1857 में इनको फांसी दे दी थी, ठीक है। तो इनका तो बड़ा योगदान रहा है यहाँ से, क्योंकि सबसे जरूरी चीज होती है पहल करना, और इन्होंने वो चीज करी। और इन्होंने पहल करके क्या करा, क्रांति को थोड़ा सा भड़का दिया, एक तरह से आग लगा दी। पूरे देश में लोग इनसे दुखी है, अंग्रेजों से। ऐसा नहीं है कि सब सुखी है, दुखी सब हैं। फिर क्या करा कि ये जितनी भी छावनियां हैं
यहाँ पर है मेरठ। सब छावनी में इन जो क्रांतिकारी जो लोग थे, जो सैनिक थे, इन सब ने प्लान करा था कि इन अंग्रेजों के हम सब मिलकर वाट लगाएंगे, एक साथ हम क्रांति करेंगे। ऐसे इन जो जो भी छावनियां थी ना, जैसे नसीराबाद है, मेरठ है, केरनपुरी, ऐसी बहुत सारी छावनियां, सब ने प्लान करा था कि हम सब 31 मई को क्रांति करेंगे, एक साथ इनको फोड़ेंगे अंग्रेज। इन्होंने अंदर अंदर क्या 10 मई 10 मई मेरे बात सुनोगे नहीं क्या? हाँ सुनो पहले। सबने क्या करा, प्लान करा, क्या प्लान करा कि 31 मई को हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। सबने प्लान कर लिया और इन्होंने अपने संदेश को पहुंचाने के लिए, मतलब सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अंग्रेजों को पता नहीं चले, इसलिए इन्होंने रोटी और एक कमल के फूल का यूज करा। कि उस समय 1857 में सूचना के स्रोत थे, पहले भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सूचना के स्रोत कौन कौन से थे, रोटी और कमल का फूल। रोटी का मतलब जिसको रोटी देने जाते हैं ना, उस रोटी के अंदर ये कुछ लिख के पर्ची वर्ची फंसा के दे के आते हैं, ताकि अंग्रेजों को पता नहीं चले कि रोटी होगी, और उसमें वो सूचना रहती थी। कमल का फूल देते थे, उसका मतलब कुछ संकेत होता है कि मैं फूल दूं तो समझ जाना कि तुझे क्या करना है, ऐसे। तो इन्होंने ये उस समय सूचना के स्रोत बनाए थे, तो ये ऐसे इनका मंसूबा चल ही रहा। उसी समय बात करते हैं हम कि ये सब चल रहा है, इनको ये भी पता चल रहा है, लेकिन एक दिन 10 मई की बात करते हैं। 10 मई रविवार का दिन था, शाम को 4-5 बजे की बात थी। पता चला यहाँ पर इन सैनिकों को किसी ने कहा कि तुम्हें दूसरे दिन यानी कि कल तुम्हें वहां पर यूरोप भेजा जाएगा और तुम्हारी जगह नए सैनिक आएंगे। अब इन सैनिकों को पता चला यार ये क्या लोचा हो गया, हमें विदेश भेजे थे कल ही, तो उन्होंने कहा कल का इंतजार क्यों करें। और उसी दिन 10 तारीख को इसी में शाम को ही यहाँ पर जितने अंग्रेज थे उनको ठोक दिया इन्होंने, और यहाँ पर क्रांति की शुरू कर दी और यहाँ पर आग लगा दी छावनी को, इन थोड़े से क्रांतिकारियों ने। समझ नहीं कुछ बात, यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। और यहाँ का जो है ना धन सिंह कोतवाल, वो इनका नेतृत्व करता है। धन सिंह जी कमनी थे, ये नेतृत्व करते हैं और यहाँ पर इस छावनी में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, और इसमें जो पुलिस वाले हैं इनके जो अंग्रेज भाग जाते हैं यहाँ से। अब ये जो रातों रात ये यहाँ पर जो क्रांतिकारी जो थे वो सैनिक सब चले कहाँ जाएंगे, क्योंकि क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा, दिल्ली का जो बादशाह होगा वही करेगा। तो अब दिल्ली के बादशाह के पास ये यहाँ से निकले, कितनी तारीख को, 10 तारीख को। क्रांति कितनी तारीख को हुई, 10 तारीख को, ठीक है। क्रांति की तारीख कब तय की गई थी, 31 मई तारीख तय की गई थी, लेकिन हुई नहीं, 10 को ही हो गई कारणवश इमरजेंसी। अब ये जा रहे हैं सब दिल्ली। अब दिल्ली का जो बादशाह है वो मुगल बादशाह है, अंतिम मुगल बादशाह है, जिसका नाम है बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। अब इनके पास एक क्रांति रातों रात निकल गए, दूसरे दिन 11 तारीख को यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंच के वो पहुंच गए, सुबह बजा रहे दरवाजा, उठो साहब उठो, हम आ गए। ये उस समय थोड़े नमाज पढ़ रहे थे, अंदर बिजी थे। फिर इन्होंने मतलब ये टेंशन में कि यार क्या करें, क्योंकि ये जो बहादुर शाह जफर हैं ये 82 साल के हैं। अब युवा व्यक्ति हो तो जोशीला तुरंत निर्णय ले ले। अब ये टेंशन में यार करें तो क्या करें, ये तोड़फोड़ करके आ गए, इनको पता चल गया कि ये मान तोड़फोड़ करके आ गए। अब आपको कह रहे क्रांति का नेतृत्व करो, अब ये क्या करें, तो ये विचार करने में रहता। इनका एक सेनापति था बख्त खां, बख्त खां इनका सेनापति बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं हूं तो सही। इनके कहने पर, बख्त खां के कहने पर बहादुर शाह जफर दरवाजा खोलते हैं और फिर ये बोल देते हैं कि क्रांति का नेतृत्व करता हूं, क्रांति करेंगे। मतलब यहाँ ये क्रांति की नेतृत्व करने के लिए वहां बढ़ देते, शुरू हो जाता, सब दूर बात फैल गई कि क्रांति के नेतृत्व हो गया। अब ये बात पता चली अंग्रेजों को कि क्रांति भी शुरू हो गई और क्रांति का नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर भी तैयार हो गए।
तो ये बात चली अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है हडसन। ये हडसन उस समय ये आता है और इनको ढूंढता है, कहां गए डोगरवा क्रांति करने वाले, इनको ढूंढता है। तो ये इनके ये हुमायूं के मकबरे के पास ये पकड़ा जाते हैं। तो अंग्रेज अधिकारी इनको यहां से बंदी बना के यहां से सीधा भेज देता है म्यांमार। म्यांमार में एक शहर है रंगून, म्यांमार के अंदर एक शहर है रंगून, वहां पर भेज देता है। अब ये वहां चले गए। अब बेचारे की पत्नी यहीं रह गई, घर पे रह गई। अब बेटी बेटी यहां से गीत गा रही। गाना सुना आपने, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, पिया की याद सता दे, ये ऐसे यहां से गाना गा रहे। तो ये भी है ना, ये जो बहादुर शाह जफर थे ये एक अच्छे लेखक हैं, कवि हैं। इनकी ये जो जिस रंगून जेल में बंद है ना, इन दीवारों पे उन्होंने बहुत सारी शायरियां लिख रखी हैं। ये जफर तो कितना बदनसीब है, 2 गज जमीन न मिली तुझे कुएं यार में। इन्होंने कहा है, फारसी में लिखा है कि ये जफर तो कितना बदनसीब है, 2 गज जमीन यानी कि दफनाने के लिए 2 गज जमीन चाहिए, कुएं यार यानी कि प्यारा दोस्तों का देश, प्यारा देश। तो कह रहे हैं जफर तो कितना बदनसीब है, 2 गज जमीन न मिली तुझे कुएं यार। उनका अर्थ है बहुत सारी इसमें लिख रखी हैं। कह दो इन हसरतों से और कहीं जा बसे, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। ये लिखी है हो, मेरी तरफ शक से मत देखो, मैंने नहीं लिखी। दीवारों पे कभी जाना हो म्यांमार रंगून तो वहां पढ़ के आना। तो इनको वहां बंद कर दिया बहुत दिन तक, इनको 3-4 दिन तक खाना तक नहीं दिया। अब लास्ट में इनको बोला कि यार भाई तुम यहाँ लाया जाता ठीक, कुछ तो खिला दो, खाने के लिए कुछ तो दो। तो ये इतना निर्दयी व्यक्ति था ना हडसन, अपने इसके दोनों बेटों की गर्दनें काट के लाता है और बोलता है कि ले खा ले। तब ये बंदा बोलता है, ये बोलता है कि हिंदुस्तानी बेटे कभी भी अपने बाप के सामने सर झुका के नहीं आते, सर कटा के लिए आते हैं। ये बंदे की बहादुरी है, इसीलिए इसका नाम है बहादुर शाह जफर। इसीलिए हम आज इसको पढ़ रहे हैं कि अगर कोई और व्यक्ति होता है नॉर्मल तो गिड़गिड़ाने लगता, रोने लगता बच्चों के कटे हुए शीश देखकर, लेकिन ये रोने की बजाय उस अंग्रेज अधिकारी को बिना डरे बोल रहा है कि हिंदुस्तानी बेटे अपने बाप के सामने सिर कटा के आ सकते हैं, कभी झुका के नहीं आते हैं। उसके बाद क्रांति तो पूरे देश में छिड़ गई, लोग जगह जगह। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये क्रांतिकारियों को थोड़ा सहयोग नहीं मिल रहा, क्योंकि सहयोग जरूरी है। ये थोड़े से हैं, ये सब एक नहीं है। जहां जहां पे सैनिक थे अपनी अपनी छावनी में, वो एक साथ नहीं हो पाए क्योंकि सबने तय करा था कि हम 31 को क्रांति करेंगे, और इन बहादुरों ने पहले ही कर दी। अब ये छोटी छोटी टुकड़ियां अंग्रेज जाग गए, तो जहां जहां सैनिक थे उन्होंने वहीं वहीं पर कंट्रोल में रख लिया उनको। अगर ये एक साथ करते तो शायद इसका कुछ परिणाम निकलता, तो ये अब नहीं कर पाए। और देश के जो राजा थे, इन राजाओं ने पहले से सहायक संधि कर रखी। अब जो सहायक संधि कर रखी तो वो तो उन्हीं का साथ दे रहे। तो जो जहां राजाओं के पास से सेना जा रही, पर ये राजा अंग्रेजों को बचा रहे, मतलब ये अंग्रेजों को मार के भगा रहे, तो ये राजा उनको शरण दे रहे, उनको छुपा रहे, उनको बचा रहे, बल्कि इनका साथ नहीं दे रहे। अगर वो इनका साथ देते तो शायद कुछ परिणाम निकलता।